अस्सलाम वालेकुम। टीम अब्दुल अमार मुनम की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पहली जब वेव आई कोविड-19 की तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि कैसे हम ज़कात के ज़रिए अपनी सोसाइटीज़ में से गुर्बत को ख़त्म कर सकते हैं और पावर्टी इरेडिकेशन की जो बात होती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो बात होती है, तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम्स और फ़िक़्हुल मामलात अलमालिया का अदना स्टूडेंट होने की हैसियत से ज़कात के हवाले से मेरी दो तरह की रिसर्च है, जिसके ऊपर आज एक जो पोर्शन है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे, और जो उसका दूसरा पहलू है वो इंशाल्लाह फिर कभी किसी मौके पे हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज ज़कात का वो पहलू जिसका मैंने ज़िक्र किया था अपनी उस तहरीर में कि कैसे ज़कात और आमिलीन ज़कात और जो सिस्टम है ज़कात का वो दुनिया से, पूरी दुनिया से, फिर मुस्लिम ममालिक से, और अगर हम बिलख़ुसूस पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ से बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकती है, गुर्बत को ख़त्म कर सकती है, और इसके साथ साथ जो ओवरऑल जीडीपी है और मुल्क की जो इकनॉमिक ग्रोथ है उसको कैसे इन्हांस कर सकती है, कैसे परचेजिंग पावर को इम्प्रूव कर सकती है। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब तशरीफ़ रखते हैं। आपका जो ज़कात के ऊपर एक भरपूर तहकीकी काम है, आपने एक अरसे से तदरीस के शोबा से जो है वो वाबस्ता रहे और आपकी माशाल्लाह तसानीफ़ भी हैं। डॉक्टर साहब, आपको हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। बहुत मेहरबानी। ज़कात के हवाले से फरमाइएगा कि आम तौर पे यही समझा जाता है कि ज़कात जस्ट ऐसा ही है कि जैसे आपने इसको अदा कर दी और आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। आप क्या समझते हैं कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़कात क्या अपने अंदर एक आफाकियत रखती है जिससे ये सारे पहलू, जो गुर्बत है, जो बेरोज़गारी है, इसके हवाले से, और मुल्क की ओवरऑल जो माशी सूरत हाल है उस हवाले से ज़कात का कोई रोल हो सकता है? साहब, आपने जो इंट्रो में ज़कात का जो कंसेप्ट दिया है ये इतना जामे है कि इसी की बेस पर ही बातें होंगी। तो ज़कात जो है ये इसके 8 मसारिफ़ हैं, लेकिन असल जो है वो पहला है। मसारिफ़ तो 8 हैं, लेकिन जो इसका फंक्शन है ये बुक्स में भी थोड़ी कोताही हुई है। इसका सबसे पहला काम पॉवर्टी एलिमिनेशन नहीं है, बल्कि इसका सबसे पहला जो है फंक्शन और जो ऑब्लिगेशन है वो है करप्शन इरेडिकेशन। इसलिए खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, यानी जो जस्टिफिकेशन है ज़कात लेने की वो है तज़किया और तारत और बुखल और जो दिल माल की मोहब्बत है, इससे इस नजासत से कल्ब को पाक करना, इनर सेल्फ को पाक करना इसका सबसे पहला फंक्शन है। चनाचे ये इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। आपने ये जो स्टेट की पैटर्नेज में ज़कात की कलेक्शन के हवाले से, यानी प्यूरिफिकेशन के जो अमल है, इसमें आप कोताही नहीं बरत सकते। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत से ये बात साबित है कि इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। ज़कात मुकम्मल वसूल होगी। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का ये जो जुमला है, इससे अंदाज़ा होता है कि ज़कात की कलेक्शन जो है, आपने जो फरमाया कि वलो मनूनी अकालन लकातलतहुम, अगर मैं वो एक रस्सी भी नहीं देंगे, यानी अदना सा अमाउंट भी कोई आदमी अपनी जो ज़कात है उससे वो अदा करने से न करे तो वो वाजिबुल कत्ल है। अब ये क़यामत तक के लिए यही कायदा कुलिया है, चूँकि ये मैटर है करप्शन का, अब पाकिस्तान का और सारी दुनिया का दरअसल ये करप्शन बड़ा मसला है। तो सबसे पहले ये करप्शन की एलिमिनेशन होती है, और उसके बाद जब ये इस तरह सारा अमाउंट वसूल होता है ज़कात का, तो उसके मसारफ़ जो हैं वो मुतय्यन हैं, और उसमें पावर्टी एलिमिनेशन, यानी दो काम जो है, करप्शन और पावर्टी एलिमिनेशन, इसका बुनियादी फंक्शन है। तो अब आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि जब माशरा
जो है साले हो जाएगा, करप्शन ख़त्म हो जाएगी, और जब पावर्टी नहीं रहेगी तो उस बेस पे जो माशरा ऑटोमेटिकली तश्कील पाएगा। यानी ज़कात के निज़ाम की तरवीज के क़याम के नतीजे में जो माशरा ऑटोमेटिकली वो प्योर और वो नशोनमा उसकी होगी, और माशी जो सारे जो जितनी खूबियाँ हैं उसमें आपको हासिल हो सकें। डॉक्टर साहब, ज़कात को फिस्कल वर्शिप कहा जाता है। कैपिटल फॉर्मेशन के हवाले से बताइए हाँ कि जी, ये आपने ये बोला। कैसे हाँ यानी हमेशा से दुनिया के आज भी जो माशी निज़ाम है वो हाँ कैपिटल फॉर्मेशन हाँ के ऊपर, तो हाँ ये कैसे ज़कात पे कैपिटल फॉर्मेशन कर सकती हाँ, है किसी ये मुल्क के लिए, किसी हाँ इंडिविजुअल के लिए, हाँ, किसी सही सोसाइटी सही के सही। लिए? आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया फिजिकल वर्शिप, बहुत बार कि ये मालियाती इबादत है, और इबादत में ये है कि जो आमलीन ज़कात हैं वो जब ज़कात वसूल करेंगे कैपिटल फार्मेशन के हवाले से, जो उनका फंक्शन है वो ये है कि वो ये कहेंगे कि जो इस साल जो अभी ज़कात जिस माल से वसूल की गई है उसके जो मालिक है, अच्छा ये बात है कि मिल्कियत उसको तब हासिल होगी जब उसने 2.5% ज़कात अदा कर दी, तो बाकी 97.5 का वो मालिक 1 साल के लिए होगा। ये होला 1 साल के लिए होगा। वो उसे डायरेक्शन दे देंगे, और ये ना भी दें तो अंडरस्टूड है कि अगले साल फिर आइंदा साल फिर वो आ जाएंगे और ज़कात वसूल करेंगे। तो इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यतीम के वाली को, जो यतीम के सरपरस्त को जो ये हुक्म दिया है कि ज़कात ये उसके माल को तजारत में लगाओ, ऐसा ना हो कि ज़कात ही उसे खा जाए। इसका मतलब ये है कि बकिया जितनी दौलत है ज़कात वसूल करने के बाद बाकी 97.5 के लिए कि कैपिटल फार्मेशन हो। अगर कैपिटल फार्मेशन ना होगी तो फिर सारा फिर ज़कात लगेगी, इस तरह माल ख़त्म हो जाए। तो ये कैपिटल फार्मेशन की एक ऑटोमेटिक सिस्टम है कि वो तजारत में लगाएगा। तो और ये दरअसल इंडिकेशन है इस बात की कि मुज़ारबत का सिस्टम और शराकत जो है ऑटोमेटिकली, ज़ाहिर है कि जब उसके पास सरमाया होगा तो वो इन्वेस्ट करना चाहेगा, तो उसके लिए कंप्रोमाइज़ एक पैक्ट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स के साथ होगा, और ये ऑटोमेटिकली मुज़ारबत और शराकत का सिस्टम कायम हो जाता है। कैपिटल फार्मेशन का ये बेस्ट सिस्टम है, इसका तारीख़ में और दूसरे सिस्टम्स में इसका तसव्वुर नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी जहाँ भी है वहाँ इंटरेस्ट बेस्ड कैपिटल फार्मेशन है, ये ऑटोमेटिक है और ये बेस्ट सिस्टम है। इसी से इस्लाम की जो इकॉनमी है वो सबसे अच्छी इकॉनमी इसी बुनियाद पर होती है कि इसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता, इसी कैपिटल फार्मेशन तश्कील सरमाया की वजह से। जी, आपने अपनी बात में जो आमिलीन ज़कात की बात की, मैं डॉक्टर साहब पर्सनली जानता हूँ और ये हमारे नाज़रीन के लिए ये बात खुशाइंद होगी कि कई इस्लामी ममालिक में, और इवन दिन मैं बात करूँ सिंगापुर की, तो वहाँ पे भी आमिलीन ज़कात के लिए बाकायदा टेस्ट होते हैं, और वो मेरिट पे जो है वो उनको रियासत डिक्लेयर करती है। वो जब उस टेस्ट में से कामयाब होते हैं, तो चूँकि मसारफ़ ज़कात में से एक मसरफ़ जो है वो आमिलीन ज़कात भी हैं, तो वो जो कैपिटल फार्मेशन के लिए तगोदो कर रहे होंगे, उनके लिए रियासत ने एक जो स्टाइपेंड रखा होगा, तो उनकी बाकायदा एक पूरे प्रोसेस से उनकी समझे कि तकर्री होती है, और फिर वो पूरी जो उनकी इकानमी है उसमें से ज़कात की जो है वो कैलकुलेशन करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं पर्सनली जानता हूँ कि आप एक अरसे से आमिलीन ज़कात के हवाले से सूबाई, रियासती और मरकज़ी हुकूमतों को लिखते रहे हैं। अगर हम बात करें तो इस वक्त आपको क्या रुकावटें फ़ील होती हैं कि ये आमिलीन ज़कात का सिस्टम हमारे मुल्क में ये क्यों राइज नहीं हो रहा, और हाँ, अगर राइज करें तो उसके क्या फ्रूट्स मिल सकते हैं हमारी हुकूमतों को? अच्छा आपने बड़ी ख़ास बात कही है कि आमलीन अल आमलीन अलैहा, ये मुसारफ़ ज़कात में इसका ये ऐसा ये दलालत नस ये है कि आमलीन ही ये सारा सिस्टम चलाएंगे। आमलीन के बगैर ज़कात का तसव्वुर ही नहीं हो सकता है। वो ऑफिसर्स हैं, वो लोग हैं जो कि जिनका जो तौर तरीके हैं और जिनकी जो जिनके जो फ़राइज़ हैं, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 हिजरी को जब ये निज़ाम कायम किया, आमलीन के ज़रिए आपने ज़कात की वसूली के लिए आपने तकरीबन मेरी अब तक की जो फाइंडिंग है उसके मुताबिक 36 आमलीन ज़कात है, जिसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, मुआज़ बिन जबल
अदी बिन हातम और ये नामवर शख्सियात जो फ्यूचर की एस्टेब्लिशमेंट थी, ये जो आमलीन ज़कात हैं यही क्वालिफाइड हैं आइंदा हुकूमत के लिए भी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो इस हवाले से ये है कि आमलीन ज़कात जो बेस्ट माशरे में जैसे कि मैंने नाम लिया कि हज़रत उमर बेस्ट आदमी थे, वो आमलीन ज़कात मदीना मुनव्वरा के थे। तो आमलीन का जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतखाब फरमाया, आपका चुनाव है, और यही सुन्नत है कि जो माशरे के बेहतरीन लोग हैं उनको ये असाइनमेंट दे दी जाए ज़कात की। एजुकेशन अच्छा इनकी ये है कि वो लोगों को कन्विंस करेंगे, चूँकि आपने पहले ये इंट्रो में बता दिया कि ये मालियाती इबादत है, इसमें कोई जबर नहीं है। जबर अगरचे अल्टीमेटली इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, ज़कात का एक एक पैसा इन्होंने वसूल करना है, लेकिन लोगों को कन्विंस करना है। चूँकि ये मालियाती इबादत है, लोगों को इस इबादत की तरफ माइल करना है, कुरान और हदीस की रोशनी में उनको कन्विंस करके एक एक पैसा वसूल करना है। तो सबसे पहला काम जो है यानी ज़कात की तालीम है, और दूसरा काम जो है ये असेसमेंट है कि तशख़ीस करेंगे। ये लोगों को नहीं पता है, ये एक बड़ी जहालत की बात है। कोई आदमी कहता है मैंने खुद ज़कात दे दी है, इतनी कैलकुलेशन दूसरा काम है जो आमिल ने करना है, उसने बताना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मामूर फरमाते थे आमलीन ज़कात का, तो उस वक्त ज़्यादातर बकरियां और ऊँट थे, तो उनसे जो सिलेक्शन है, उनकी असेसमेंट है, वो आमलीन करते थे कि उसमें कितने कितने जो इनकी मिकदार है। तो ये दूसरा काम इनका है कि ये तशख़ीस करेंगे, और तीसरा कलेक्शन करेंगे, और चौथा काम ये है कि ये डिस्पर्समेंट करेंगे। ये रेस्टिट्यूशन का लफ्ज़ जो है डॉक्टर तारिक कादरी साहब का, मुझे ये लफ्ज़ बड़ा पसंद आया कि वो रेस्टिट्यूशन यानी जो गुरबा जो मुस्तहिकीन हैं उनको उनका हक लौटाना है उन्हें, आपने उन पे एहसान नहीं करना है। तकसीम का लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है, असल में ये रेस्टिट्यूशन है, तो उनको उनका हक लौटाना है। ये इनके 4 फ़राइज़ हैं, ये अदा करने के लिए आपने लोगों को पिक करना है, उनकी ट्रेनिंग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को फिर तरबियत दी, और ये जो है बात की जो क़यामत तक के लिए जो आपकी सुन्नत है, जो मॉडल है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है। और आमली आपने क्या इससे मैं ये पूछ रहा था कि जो आपने मुख्तलिफ हुकूमतों हाँ में जी, लिखा, हाँ जी, जी, उसमें ये बड़ी बदकिस्मती है सर कि हुकूमतों को वो बात बताई जिसमें उनका मफाद है, उनको कोई पैसे नहीं खर्च करने पड़ते, ज़कात के आमिल मुकर्रर करना उनका फ़रीज़ा है, और अगर ये नहीं करते तो करप्शन और गुर्बत आम होगी, और वो हुक्मरान जो हैं बदतरीन मखलूक है इस कायनात की। ये मैं रिपीट कर लेता हूँ कि जो हुक्मरान ये बुनियादी फ़रीज़ा इस्लामी रियासत का अदा नहीं करते, जिसमें उनको कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लेट डाउन प्रिंसिपल है, वो ओब्लिगेशन है रियासत का, तो वो आमलीन ज़कात मुकर्रर नहीं करते। ये तो बिलाशुबा हमने कोशिश की आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में, इसका जवाब मनफी रहा। तो अब ये करें इसमें इस दो, और दूसरी बात ये है कि आज़ाद कश्मीर बतौर ख़ास एक मॉडल ज़ोन, मेरा मौक़िफ़ ये रहा, मेरी आरज़ू है कि लोग दुआ करें कि अल्लाह हदायत दे हुक्मरानों को कि वो काम कर सकें जिसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज़ाद कश्मीर दुनिया का मॉडल ज़ोन बन सकता है, इसलिए कि यहाँ ज़कात, ये लॉ ऑफ द लैंड जो ज़कात का है दुनिया भर में, ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर के पास है। ये ज़िया-उल हक़ के दौर में जो मंजूर हुआ था, वो पाकिस्तान में तो जो है वो 18th अमेंडमेंट की वजह से ये डिवॉल्व हो गया, प्रोविंसेस को उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया प्रैक्टिकली, लेकिन आज़ाद कश्मीर के पास वो डॉक्यूमेंट अब तक मौजूद है, अगरचे उसमें उन्होंने कोई तरमीमात की हैं, लेकिन उसकी अक्सर शिक्कें जो हैं वो अगर उन पर अमल दरामद किया जाए, तो इसमें ज़कात कमेटियाँ हैं, जो ज़कात के आमिलीन हैं, बहुत साइंटिफिक अंदाज से ये सिस्टम जो है वो 15, 16 और 17 जो ज़कात की सेक्शंस हैं, ये तकाज़ा करती हैं कि आमिलीन मुकर्रर किए जाएँ ज़कात कमेटी में। वो लोग, अब ये कोताही इसमें ये हुई है कि उन्होंने अपनी पार्टियों के नायल लोग जो हैं, पार्टियों को खुश करने के लिए वो तो लगाते रहे,
वोटर्स के एतबार से, लेकिन और बहुत ताज्जुब खेज़ बात यह है कि उन्होंने जो असल असाइनमेंट है वो उनको दी ही नहीं है। यानी ज़कात के जो आमिल हैं या ज़कात कमेटी के जो मेंबर्स हैं, उनकी असल असाइनमेंट है कि ज़कात और उशर वसूल करें। वसूल ही उनसे असाइनमेंट में ही नहीं रखी है। उन्हें कहते हैं कि जेज़ फंड तकसीम करें। तकसीम की तो सेकेंडरी बात है, असल बात ये थी और ये नहीं हो सका। तो मैं ये सबसे अपने सामीन से, नाज़रीन से, आपसे सबसे ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनकी हिदायत के लिए दुआ करें कि इनको ये समझ बूझ हो जी डॉक्टर साहब, मैं आपके तवज्जुह से नाज़रीन को बताना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने दो जो बातें इरशाद फरमाई हैं, चूँकि मेरा ताल्लुक़ जो है वो इस्लामिक बैंकिंग के साथ है, तो 2-3 सवालात हम आगे जाके इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करते हैं। उससे पहले एक बात हुई है लाफ लैंड की। अब बदकिस्मती से कहने को हम रियासत मदीना की बात करते हैं कि उस मॉडल को हम फॉलो करने के लिए इस वक्त जो हम पाकिस्तान की बात करें, तो जो हमारा पाकिस्तान का लाफ लैंड है वो आपको कुछ जो है वो ज़कात के उस कानून में इतनी चेंजेस कर दी हैं। मसलन सबसे पहली बदकिस्मती ये है कि वो ख़ुद सूद की शरह को अनाउंस कर रहा होता है, जिसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। आगे हम इंशाल्लाह बात करते हैं कि ज़कात कैसे जो इंटरेस्ट एलिमिनेशन है उसके ऊपर भी कैसे काम करती है। मगर यहाँ पे जो बात बताना ज़रूरी है कि अब हमारा लाफ लैंड क्या कहता है। वो कहता है जी कि अब इस्लाम ये कहता है कि जो हौलान हौल की जो रिक्वायरमेंट है, साहिब निसाब है, 1 साल गुजर गया, उसके ऊपर उसने 2.5% ज़कात देनी है। अब हमारा लाफ लैंड क्या कहता है कि करंट अकाउंट जो किसी भी इस्लामिक बैंक का भी इवन है, तो उसके ऊपर भी कोई इस्लामिक बैंक भी ज़कात नहीं काट सकता। क्यों? आपका लाफ लैंड इजाज़त नहीं देता। फिर फॉरेन करेंसी के करंट अकाउंट में या फॉरेन करेंसी में किसी के पास अरबों रुपया पड़ा हुआ है, वो निसाब को पूरा कर रहा है, मगर कोई इस्लामिक बैंक भी उसकी ज़कात को काट नहीं सकता, चे जाए कि कोई कन्वेंशनल बैंक काटे। और फिर दूसरी बात, जब ये सारे इदारे, होता क्या है कि पाकिस्तान में ज़कात वो खा रहे होते हैं कि जो मुस्तहिक़ीन ज़कात में शामिल नहीं होते। अपनी इलेक्शन कैंपेन के ऊपर वो पैसे लगाए जा रहे होते हैं, बैतुल माल का, ज़कात का, और उसमें एक अजीब सी करप्शन है। क्यों? हमने वो जो आफाकी तालीमात थी, आमिलीन ज़कात थी, उससे डेविएशन की। अब हुकूमत ने ही ये काम करना है, मगर इस तरीके से नहीं करना। तो अब ये जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर इस वक्त वो रियासत है कि जिसका लाफ लैंड इटसेल्फ इस वक्त भी बावजूद उसमें कि चेंजेस हुई, मगर वो आमलीन ज़कात की बात को आज भी सपोर्टिव है। तो हमारी ये आवाज़ जिन हलकों तक, और मैंने डॉक्टर साहब का जो अच्छा बात जो है वो ये है कि वो ये नहीं कहते कि मुझे इख्तियार दें तो मैं तभी ये आपके साथ शेयर करता हूँ, बल्कि आपने हर एक उस बंदे तक अपनी चीज़ें पहुँचाई हैं कि जो जहाँ पे भी किसी आवाज़ तक इस आवाज़ को पहुँचा सकता है। तो इस आवाज़ के साथ जो आप वीडियो जब आप देखेंगे, आपको प्रेजेंटेशन चाहिए हो, आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए हो, जो पहले हमने काम किया है वो आपको चाहिए हो, डॉक्टर साहब की तसानीफ़ के हवाले से, ये जो पूरा सिस्टम है हम ज़कात ऑफिसर्स का, ठीक है, कि इन्होंने कैसे कैलकुलेशन करनी है, फिर कलेक्शन कैसे करनी है, डिसबर्समेंट कैसे करनी है, और ये अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सिटिंग गवर्नमेंट होगा, जो इस्लामिक कवानीन के मुताबिक है वो ऐसे है। वो जो लाफ लैंड इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास है, उसमें चेंजेस इतनी हो चुकी हैं कि अब कन्वेंशनल बैंक्स भी जब ज़कात काटते हैं तो अब कस्टमर्स ने एक CZ50 फॉर्म देके वहाँ से बरीउज़िम्मा हो जाते हैं कि खरबों की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो कहते हैं जी हम ज़कात खुद देंगे। कि आया फिर अब वो खुद देते हैं या नहीं देते, अब ये उनका और अल्लाह का मामला है, लेकिन रियासत का इख्तियार वहाँ पे उस 50 रुपये के CZ50 के ऊपर वो आके इख्तियार उसका ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर साहब, मैं आखिरी 2-3 सवालात हैं कि कैसे आप समझते हैं कि सूद के खात्मे के लिए ज़कात अपना रोल कैसे प्ले कर सकती है? अच्छा मुनीब साहब, जो है ना, सूद का तो तसव्वुर ही नहीं है। ज़कात का सिस्टम जो है, आपको कानून की ज़रूरत नहीं, ज़कात का सिस्टम वो जस्टिफिकेशन ही ख़त्म कर देता है, इसलिए कि कैपिटल इतना ज़्यादा होता है और परचेजिंग पावर लोगों को पास इतनी वसी पैमाने पर आ जाती है कि वहाँ सूद पर कर्ज़ लेने देना जो एक बिल्कुल एडिशनल बात है। ये इस लेकिन आपने जो अभी बात फरमाई है कि लॉ ऑफ द लैंड है, जो है आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में भी वो एग्जिस्ट सूबों में है। ये सेक्शन मैंने कहा कि 15, 16 और 17 है। ये लोकल ज़कात कमेटियाँ वो अमाउंट भी वसूल करेंगी, वो ज़कात के उस अमाउंट से जो बैंकों में है, वो जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक
जिसकी डिडक्शन का लफ्ज़ ही गलत था, डिडक्शन नहीं हो सकती, लेकिन कलेक्शन से मना किया नहीं किया गया। और ये काम जो डिडक्शन नहीं हुई है बैंकों में, जितने बैंक में जितने भी ये 19 अकाउंट्स, 19 किस्म के जो एसेट्स हैं वो हमारे ज़कात एक्ट में वाज़े किए गए हैं, 19 जिसमें कोई भी नहीं रहता है, तो वो ख़्वाह बैंकों में है या बैंकों के बाहर हैं या ट्रेड में है या आपके अपनी कस्टडी में है, तो जो भी माल है उसमें से ज़कात वसूल करना आमलीन की ज़िम्मेदारी है। अब एक एक पैसे से वो उसमें बैंकों का वो अमाउंट जो कि डिडक्ट नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वजह से, वो भी, और इसके अलावा जितने असेट्स हैं, कुल माल एक आदमी का जो कुल माल है उसमें से ज़कात एसेस करना आमलीन की ज़िम्मेदारी है। और उन आमलीन का खैर मकदम करना भी ज़रूरी है, और पता होना चाहिए कि ये ज़िम्मेदारी बंदे की अपनी नहीं है बल्कि आमलीन के ज़रिए ज़कात अदा करेगा। सालबा बिन आतब अंसारी का कसूर, ये आप देखेंगे तो पता चलेगा कि सालबा बिन आतब अंसारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन और इंतहाई आपके पहलू में बैठने वाला साहबी है। उससे क्या कसूर हुआ? उससे कसूर यह है कि उसने आमले ज़कात के को अदा करने में थोड़ी सी लैतो-लाल की, जिसके नतीजे में वो ज़कात वसूल कर अदा करने के लिए जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो आपने उससे फरमाया कि अल्लाह ने मुझे तुम्हारी ज़कात लेने से मना कर दिया। आज का जो प्रॉब्लम मुझे लगता है कि दरअसल लोगों की ज़कात अल्लाह ने मुस्तरद कर दी है, इसलिए कि ये आमिल का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। तो आमिल की जो सुन्नत है, नबी अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है। आमिल के ज़रिए ज़कात की असेसमेंट होगी, कलेक्शन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो इस दौर में लॉ ऑफ द लैंड, बिलाशुबा आपने ये दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान का ये चेंजेस बहुत हो गई हैं, और इसमें इंटरेस्ट का तो सवाल पैदा ही नहीं है। मैं बिल्कुल अच्छी तरह मैं कन्विंस्ड हूँ कि जब ज़कात का सिस्टम आएगा तो कैपिटल इतना ज़्यादा आ जाता है और आपकी परचेजिंग पावर इतनी वसी हो जाती है कि उस सूरत में कैपिटल फार्मेशन उसमें इंटरेस्ट तो आ ही नहीं सकता है, यानी वो तो ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है, तो फिर इंटरेस्ट कैसे आएगा? तो जो आज़ाद कश्मीर की हम बात इसलिए करते हैं कि छोटा सा खिता है, इसमें हुक्मरानों की बस में हदायत के लिए मैं जितने नाजरीन सामीन सबसे अर्ज़ करता हूँ कि ये इनकी हदायत के लिए, और जो ऐसे काम किए हुए उन्होंने कि आप हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने एक शिक ये डाली हुई है, इसका जवाब ये देंगे तो समझ आएगी कि इन्होंने मुनाफा फंड जनरेट कर दिया। यानी मुनाफा का मतलब है सूद, ज़कात से सूद जनरेट कर लिया, और ये इसकी बाकायदा असेंबली ने इसकी मंजूरी दी। अब आप उस असेंबली की बात करें जिन लोगों ने ये काम किया, अब ये क्या जवाब देंगे कि ज़कात से सूद जनरेट किया उनको, और वो सूद जनरेट करके उसके लिए कानून साजी की और जस्टिफिकेशन पैदा कर दी कि हुकूमत के लोग कैसे खाएंगे। ये तो ताज्जुब, तो ये इसलिए कि ये चूँकि बुनियादी काम नहीं कर सके, वरना इसकी ज़रूरत न होती, इनके पास इतना वसी पैमाने पर दौलत आ सकती थी कि हुक्मरानों की ज़रूरतें भी पूरी हो सकती थी और आवाम की तो ज़रूरतें पूरी हो। तो ये मैं तो ये कहूँगा कि ये जो ऐसा बड़ा जुर्म है, ऐसा बड़ा गुनाह है, ऐसा इर्तिदाद है कि सूद जो है वो जनरेट किया गया ज़कात से, और ये बैंकों में रकम जमा कर, वो जो आपको ज़कात मिलती है वो एकदम डिस्पर्स होनी चाहिए, और वो लोग जो है ना, ये नहीं कि अगले साल फिर वो गरीब के गरीब रहें, वो एक साल में वो प्रॉस्पेरिटी लाइन से ऊपर चले जाएंगे। तो ये सारी ज़कात आपने ये बाकायदा आपको जो है ना, ये एक बजट बनाना पड़ेगा। ये ज़कात कमेटियों का काम ही ये है कि वो प्लानिंग करेंगी, ये प्लान डिज़ायर के इस साल, अब मसलन आप आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं तो आज़ाद कश्मीर में खैरबू रुपए हैं। अब आप बताएं कि खैरबू रुपए आमलीन के लिए के ज़रिए जब वसूल होंगे तो आप पावर्टी का लफ्ज़, करप्शन और पावर्टी का लफ्ज़ से इस्लाम को चिढ़ है, सही है। तो वो पावर्टी किधर रहेगी? वो तो आपका प्रॉस्पेरिटी लाइन पे आ जाएंगे। अब आखिरी सवाल डॉक्टर साहब मुख्तसर फरमाइएगा कि ज़कात कैसे बेरोज़गारी ख़त्म कर सकती है, कैसे ज़कात जो है वो परचेजिंग पावर को इन्हांस कर सकती है, और कैसे इन्फ्लेशन को
ख़त्म कर सकती है। अच्छा, जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो ये ज़कात का निज़ाम ख़त्म कर देती है। और जिसमें आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर अपनी इकॉनमी को ले जाती है। एसेंशियल ये मुकम्मल रोज़गार तक, यानी मुकम्मल रोज़गार की डेफिनेशन ये है कि आपकी जितनी पॉपुलेशन है उसको उनकी सलाहियतों के मुताबिक जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और चनाचे आपको बाहर से लोग लाने पड़ते हैं। मसलन जैसे अब सऊदी अरब है, और हमेशा यही होता रहा है। जब हारून रशीद के ज़माने में ये निज़ाम कायम हुआ था तो उसके बाद जो यहूदी और ईसाई बाहर से लोगों को एम्प्लॉय किया गया था। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो सही मानों में आपको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और हारून रशीद के ज़माने में ये फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए ये तो तसव्वुर ही नहीं है। ये बात आपको बताऊँ कि ये तो तसव्वुर है ही नहीं कि मुसलमान किसी गैर मुस्लिम की नौकरी करे। और ये तसव्वुर है एसेंशली कि गैर मुस्लिमों को आप अगर वो उनकी सलाहियत है तो उनको एम्प्लॉय करें। ये फुल एम्प्लॉयमेंट पर अपने इकॉनमी को रखना ये एसेंशियल है, इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, तो मुकम्मल रोज़गार आएगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मैं आखिर पे सम अप करता हूँ कि जब हम ज़कात की बात करते हैं, और जो वो लोग जो मैक्रो इकोनॉमिक्स को जानते हैं कि हमारी SL और LM कर्व जो है वो उसमें एक बात होती है नॉमिनल इंटरेस्ट की और रियल इंटरेस्ट की और फिर मनी मार्केट की। तो जब परचेजिंग देखें ज़कात जब माशरे में आएगी तो परचेजिंग पावर इन्हांस करेगी। जब परचेजिंग पावर इन्हांस करेगी तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपकी इन्फ्लेशन है, वो क्या होती है, वो डाउन होती है। और इसी से आपकी जो है वो माशरे के अंदर एक जो इकनॉमिक ग्रोथ है वो सामने आती है। दूसरी बात जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाई कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया बात कर रही है। तो हज़रत आज की बात नहीं, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो ज़माना है अक़दस था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इस लेवल को जाके छू गई थी कि चौकों और चौराहों पे खड़े होकर ज़कात लेने के लिए आवाज़ें दोहराई जाती थी, लगाई जाती थी, मगर कोई ज़कात लेने वाला नहीं बचा था। तो इसका मतलब है कि यही चीज़ें अगर आज भी हम करें तो हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को और वो जो दुनिया के बाकी जो माशी निज़ाम हाय मईशत हैं वो जिसके लिए सरगर्दां हैं, इस्लाम के अंदर ये बिल्ट इन चीज़ मौजूद है। और आखिरी बात इसमें वो ये कि आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं कि जब हमारी हुकूमतों में, ज़ाती ज़िंदगियों में, माशरे में सूद का निज़ाम मौजूद हो, ज़कात की जो है वो प्रॉपर निज़ाम ना हो, उसके बाद ज़कात खोर कोई और हों, फिर बेरोज़गारियाँ भी आएंगी, वबाएँ भी आएंगी, कहत भी आएंगे, बेबरकतियाँ भी आएंगी। और इन सारी चीज़ों के बाद मुस्लिम उम्मा को कभी भी उरूज नहीं मिलेगा। उरूज लेने के लिए आपको माशी तरक्की चाहिए, और माशी तरक्की के लिए इस्लाम ने जो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो दिया है, जो हम पे वाजिब कर दिया है, कंपल्शन दे दी है, वो है ज़कात। इसके अलावा सदक़ात नाफिला हैं, वो एक बात की चीज़ है, मगर ज़कात को अगर इटसेल्फ इसकी ट्रू लेटर एंड स्पिरिट हम इसको नाफिज कर दें तो हमारे माशरों में से ना सिर्फ गुर्बत ख़त्म होगी, करप्शन ख़त्म होगी, महंगाई ख़त्म होगी, सूद ख़त्म होगा, बल्कि इल्ला ये कि वो ये सारी चीज़ें होंगी, इसके साथ साथ आपका जो इकनॉमिक ग्रोथ है वो इन्हांस करेगी। और इंशाल्लाह फिर एक वक्त आएगा जैसे कुव्वत नाफिज़ा ओवरऑल इस्लाम के पास ज़्यादा जो है वो 1400 यानी 42 जा रहा है, तो ज़्यादा अरसा इस्लाम के पास रही। तो अभी भी अगर इन्हीं आफाकी तालीमात को अगर हम अपने दस्तूर का, अपने मंशूर का और अपने हम यानी सियासी चीज़ों से हट के जब इन चीज़ों को हम अपना मतमा नज़र बनाएंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात के जो अहकामात हैं आज से 1442 साल पहले भी वही थे जो उसके ऊपर अमल करेगा, और जो आज इसको इम्प्लीमेंट करेगा इंशाल्लाह वो भी इसके फ्रूट्स लेगा। डॉक्टर साहब, टीम अब्दुल मार की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसका दूसरा हिस्सा कि फिर इस ज़कात फ़ंड को कैसे कैसे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह एक नया सेशन करेंगे। उसको कैसे हम जो है वो इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस में और कैपिटल फॉर्मेशन जब हो जाए तो उसको कहाँ कहाँ पे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अदर देन किसी भी इस्लामिक बैंक या कन्वेंशनल बैंक के सेविंग अकाउंट में रखने के। और भी इसके बेशुमार शरिया कंप्लाइंट जो है वो मोड्स हैं मुदार। बेसिकली इसको आपको हक़ के तमलीक देना होता है जो इसका मुस्तहिक होता है। फिर उसी जो डॉक्टर साहब ने एक बड़ा प्यारा जुमला फरमाया कि ये इतना आफाकी पैगाम है कि अगले साल वो ज़कात लेने वालों में शामिल ना हो बल्कि ज़कात देने वालों में शामिल हो। एक पॉइंट में इसमें बड़ी निशानी, तमलीक जो है ना, जो गरीब है उसको भी देते हैं, और जिससे ज़कात वसूल करते हैं उसको भी 1 साल के लिए जो बकिया अमाउंट ज़कात देने के बाद बचा है उसको भी मिल के तो आप ही अता करते हैं।
वरन वो 1 साल के लिए, यानी चूँकि आपने फिर आना है, तो अगर ऐसे न हो तो फिर वो ऑक्यूपेंट होगा, ही विल नॉट बी द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, रादर ही विल बी द ऑक्यूपेंट। ऑक्यूपेंट जो है ना वो तो काबिज़ है, जब तक कि ज़कात नहीं निकलेगी वो काबिज़ रहेगा। ज़कात निकलेगी तो बकिया अमाउंट का ज़कात देने के बाद जो उसके बाद रेस्ट ऑफ द अमाउंट है उसका वो मालिक 1 साल, होल ऑन होल का कंसेप्ट ये है, 1 साल के लिए होगा। थैंक यू जी। टीम अब्दुल्ला मार मुनम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।